हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लास्ट लेक्चर में स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे नहीं कि मतलब वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलेरेशन। एक्सेलरेशन 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 आप सबने सुना होगा। इसका हम फिजिकल मीनिंग देखेंगे आज और इस पे कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन, इसके यूनिट क्या है? यूनिट है इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस, आज से जो भी हम नई क्वांटिटी पढ़ेंगे उसके डायमेंशंस और यूनिट साथ साथ लिखते जाएंगे। तो डायमेंशन इसके हो गए, क्या होंगे इसके? होते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आ गया L t-2, ये आ गया m0 L t-2, ये इसके डायमेंशन हो गए। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें ये भी हर क्वांटिटी के साथ देखना है कि वो वेक्टर है कि स्केलर है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट, डायमेंशन और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है वेक्टर का, सॉरी एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग? फिजिकल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए अगर मान लीजिए एक कार है, ऐसे मेरे पास एक कार है और वो चल रही है, उसकी रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड है सपोज़, और वो इसी से चल रही है लगातार, कॉन्स्टेंटली इसी रफ्तार से चल रही है। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। एक्सेलरेशन है कि उसकी रफ्तार में इजाफा क्या हुआ, यहाँ कम कितनी हुई उसकी रफ्तार। और दूसरी कार है, जो ऐसे कार है एक, और वो इधर चल रही है मान लीजिए, और इसकी पहले रफ्तार इनिशियली एट t=0 पे इसकी रफ्तार थी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड बाद इसकी रफ्तार होगी मान लीजिए यहाँ पे इसकी t=1 सेकंड पे इसकी रफ्तार होगी 22 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद है इसकी रफ्तार और बढ़ गई t=2 सेकंड पे ये 24 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, 24 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो रफ्तार बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हर एक समय में सेम स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार बढ़ रही है। देखिए इसीलिए तो ये यूनिट ऐसी आई है, हर एक सेकंड में कितनी रफ्तार बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार हर सेकंड बढ़ रही है। तो ये इसीलिए इसके यूनिट क्या बन गए? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक कार है, वो इनिशियली t=0 पे चल रही थी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड बाद ये t=1 सेकंड पे ये होगी मान लीजिए 22 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड और गुजरा, t=2 सेकंड पे इसकी रफ्तार होगी 25 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड और गुजरा तो इसकी रफ्तार होगी मान लीजिए t=3 सेकंड पे इसकी रफ्तार होगी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड। तो पहले एक सेकंड में कितनी बढ़ी? 2 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में कितनी बढ़ी? 3 मीटर पर सेकंड। अगले एक सेकंड में कितनी बढ़ी? 25 से 30 होगी तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी थी, और यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी थी। तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और इसे हम बोलेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये चीज़ होती है कि आपकी जो रफ्तार है वो किस रफ्तार से बढ़ रही है, ठीक है। वो कितनी जल्दी जल्दी आपकी स्पीड चेंज हो रही है या वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस चीज़ को एक्चुअली वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी कितनी स्पीड, कितनी रफ्तार से, किस रेट से बढ़ रही है या कम हो रही है, इसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। होप आपको एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग पता चला होगा कि एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है। जैसे इस केस में तो ये कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यहाँ पे एक सेकंड बाद t=1 सेकंड पे भी इसकी
जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पे भी अगर मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड है, t/2 सेकंड हो गए, अभी भी इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो उसमें चेंज वो कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि स्पीड में कितना चेंज आया, ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, इसीलिए एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो हमें अब समझ आया कि एक्सेलरेशन क्या होती है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो नई चीज़ है दैट इज़, नई जो क्या आपने पढ़ा है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो ये मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गई। अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना होगा तो वो मैंने आपको समझाया कि कैसे हम एवरेज को इंस्टेंटेनियस बना देते हैं। अगर मैं इस डेल्टा टी को छोटा करता जाऊं तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन उसको हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अब ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन को ही मैं इंस्टेंटेनियस बना सकता हूँ अगर ये डेल्टा टी है जो टाइम इंटरवल, इसको मैं बहुत छोटा कर दूँ और इसको लिखा जाता है डी वी वैक्टर बाय डी टी। बहुत स्मॉल चेंज को हम डी से लिखते हैं। तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखने का तरीका। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2t² प्लस टी आई कैप प्लस t² जे कैप, और आपको बोला जाए फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। आपके पास आर गिवन है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है 2 सेकेंड पे। तो देखिए इसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो मेरे पास वी वेक्टर है जो, वो क्या आ जाएगा, अगर मैं डी आर वेक्टर बाई डी टी इसको करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 4t प्लस 1 आई कैप प्लस 2t जे कैप। अच्छा ये वेलोसिटी आ गई बट एक्सेलरेशन तो नहीं आई। एक्सेलरेशन क्या आती है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम किसको, वेलोसिटी को, इसको मैं ए एक्सेलरेशन ऐसे लिख देता। तो एक बार वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, वो होती है डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो इस टर्म को भी एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और देखिए मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये वेलोसिटी की डिफ्रेंशिएशन है और वेलोसिटी आर को डिफ्रेंशिएट करके आई थी। तो ये आ जाएगा d² आर वेक्टर बाय dt², ऐसे भी इसको लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है कि इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन होगी इस टर्म की। ये डबल डिफ्रेंशिएशन का को लिखने का तरीका है। तो ये मेरे पास अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 4t का तो 4 आ गया, 1 का 0 आ गया आई कैप, प्लस 2t की डिफ्रेंशिएशन 2 जे कैप, तो मेरे पास आ गई 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ये मेरे पास एक्सेलरेशन है। और देखिए ये t का फंक्शन नहीं है, इसमें t नहीं आ रही कहीं भी, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे करते हैं। और देखिए अब मेरे पास आर वेक्टर गिवन था तो मैंने एक्सेलरेशन बना लिया उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके, क्या करके, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन की, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करके मैंने क्या बना लिया, आर से ए बना लिया। टी का फंक्शन था, टी के फंक्शन में। अब आगे चलते हैं। अब मैं उल्टा करता हूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है, मेरे को इधर जाना है वापस, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अब समझ आनी चाहिए कि अगर मैं नीचे आया तो डिफ्रेंशिएट करके, ऊपर जाऊंगा तो इंटीग्रेट करके। तो अब मेरे पास सपोज मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है और मेरे को आर वेक्टर चाहिए, तो कैसे करते हैं उस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 6t प्लस 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप एट t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए तभी हम कर पाएंगे, 2,3। जब मेरा पार्टिकल t इज टू 0 टाइम पे 2,3 पे था एंड u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, u वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, मतलब मेरा पार्टिकल 2,3 से स्टार्ट होता है, उसकी एक्सेलरेशन ये है, उसकी वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट 3 सेकेंड।
तो आपको 3 सेकंड पे पोजीशन वेक्टर बताना है, ठीक है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो एक बार स्क्रीन पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप देखिए सोल्यूशन। तो देखिए एक्सेलरेशन गिवन है मेरे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6t प्लस 1 आई कैप प्लस 3j कैप। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, v फाइनल माइनस, या इसको एक्सेलरेशन को मैं dv वेक्टर अपॉन dt ऐसे लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 6t प्लस 1 आई कैप प्लस 3j कैप। तो ये dv वेक्टर, इस dt को मैं इधर ले जाता हूँ, तो dv क्या आता है, चेंज। तो चेंज को मैं लिख सकता हूँ v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू 6t प्लस 1 आई कैप प्लस 3j कैप इंटू dt, और दोनों तरफ इस तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं हम। अब ये जो v इनिशियल है, v इनिशियल की वैल्यू मेरे को गिवन है ये वाली, तो v फाइनल माइनस u को अगर मैं माइनस लिखूंगा माइनस के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट में आएगा, इसके बाहर माइनस है, तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ आई कैप माइनस 2j कैप। समझ आया ये माइनस क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था। और इसको मैं एक बार इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6t स्क्वायर बाई 2, 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस t आई कैप प्लस 3tj कैप। और ये दोनों टर्म्स इधर आके इसमें i वाली i के साथ और j वाली j के साथ ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरे पास जो v फाइनल आ जाएगा, v फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू 6t स्क्वायर, मतलब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 3t स्क्वायर प्लस t और प्लस 1, ये आई कैप, ये प्लस 1 समझ आया कहाँ से आया, ये इधर आके ऐड हो गया आई वाले के साथ, प्लस 3t प्लस 2j कैप। तो ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। हमें क्या चाहिए था, पोजीशन वेक्टर। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा बेसिकली लंबा जाता है। अब v वेक्टर है, वी एफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ dr वेक्टर अपॉन dt। देखिए वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना, वेलोसिटी होती है dr, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं dt को इधर भेज देता हूँ और dr को क्या लिख सकता हूँ, r फाइनल माइनस r इनिशियल। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल्स टू, ये dt को मैं इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास आ गया इंटीग्रल 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t प्लस 2j कैप, और इन सबको इंटीग्रेट करना है dt के साथ। अब जो r इनिशियल था, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है r इनिशियल 2,3, तो r इनिशियल r फाइनल मेरे को फाइंड करना है, माइनस r इनिशियल को क्या लिख सकता हूँ, 2 आई कैप प्लस 3j कैप। तो मैं एक बार ऐसे लिख ही लेता हूँ सही, 3j कैप। देखिए इसको 2,3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये पोजीशन वेक्टर है, और इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 3t क्यूब अपॉन 3 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t। तो ये मेरे पास आई कैप में आ गया, प्लस ये 3t, ये आ गया 3t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2t j कैप, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये इंटीग्रेशन तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको आती है, और ये वाली टर्म इधर आके ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास r फाइनल वेक्टर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे आके। तो ये मेरे पास आ गया, 3 ने 3 को मार लिया, तो t क्यूब प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस 2 आई कैप, प्लस ये वाली चीज़ इधर आके ऐड हो जाएगी j वाले के साथ, तो 3/2t स्क्वायर प्लस 2t और प्लस 3 ये j कैप। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ऐसे निकालते हैं। ये मेरा r फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। अब आप क्या कीजिए, इसमें t की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमें 3 सेकंड पे चाहिए था ना, ये तो जनरल आंसर आ गया। तो r फाइनल, अगर इसको आप t की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा 36.5 आई कैप प्लस 22.5 j कैप। ये मेरा फाइनल आंसर है।
तो हमें कॉन्फिडेंस किस बात का होना चाहिए? कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि अगर आर वेक्टर है तो उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके मैं एक्सेलरेशन बता सकता हूँ। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है तो उसको मैं 2 बार इंटीग्रेट करके आर पे पहुँच सकता हूँ। ठीक है, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आगे चलते हैं, हम एक्सेलरेशन की कुछ और बातें करते हैं अच्छी अच्छी, जिसमें एक्सेलरेशन का और हमें नॉलेज आएगी। तो देखिए, हमने अभी अभी लिखा कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ले सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर। तो ये जो दिखने में तो बहुत सिंपल है, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? दैट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए उसकी डायरेक्शन होनी जरूरी है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी शुड बी सेम। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक acceleration and velocity must have same directions। ये चीज़ हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी कि भाई एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो वो सेम होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन एंड डीवी हैव सेम डायरेक्शंस मींस एक्सेलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शंस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एंड डीवी हैव सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एंड डीवी वेक्टर। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है ना वो एक्सेलरेशन को अचीव करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं ये लिखना चाहता हूँ दैट वेलोसिटी tries to achieve the direction of acceleration, tries to achieve, ये ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। tries to achieve the direction of acceleration। अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं, बहुत बातें होगी इस चीज़ पे। मान लीजिए कि आपने किसी स्टोन को ऊपर फेंक दिया ऐसे, अब एक्सेलरेशन धरती माता तो नीचे खींचती इसको, तो एक्सेलरेशन जी तो इधर है, बट इसकी वेलोसिटी किधर है? ऊपर। तो ये आपने देखा होगा कि ये स्टोन ऊपर गया और ऊपर जाके ये वापस आ जाता है ऐसे। तो जो वेलोसिटी की इनिशियल डायरेक्शन थी वो जी से ऑपोजिट थी, बट जो वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन अचीव करना चाहती है? एक्सेलरेशन वाली, जी वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी चेंज, अब मैं इसको देखता हूँ। देखिए मेरे पास, अगर मैं ये ऐसे, जब आप ऊपर फेंकते हो चीज़ को तो उसकी वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पे आके वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और फिर नीचे की तरफ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है वेलोसिटी। तो अगर मैं इतने पाथ की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये v इनिशियल है, और फिर उसके बाद मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये v फाइनल है। ठीक है, तो अगर मेरे को चेंज इन वेलोसिटी देखनी है, हमें पता है कि जी की डायरेक्शन किधर है? नीचे। धरती माता तो इसको नीचे खींच रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे है। अब इसकी चेंज इन वेलोसिटी है ना जो वो नीचे आनी चाहिए, वो देखते हैं डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, या डी वी की अगर बात करें, आप कन्फ्यूज़न नहीं पालना, ये वी फाइनल है, ये वी इनिशियल है, क्योंकि ये ऊपर जा रही है ना दोनों, तो एक ही डायरेक्शन है। तो डी वी क्या आता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे। तो वी फाइनल किधर है? ऊपर, ये वी फाइनल, और वी इनिशियल किधर है? माइनस ऑफ वी इनिशियल। तो माइनस वी इनिशियल करूंगा तो मैं, ये वेक्टर घूम जाएगा ना, हमने सीखा है वेक्टर में, तो वी इनिशियल इधर आ गया। अब देखिए क्योंकि जब ऊपर जा रहा है तो ये वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब जो वी इनिशियल है वो ग्रेटर होगा वी फाइनल से मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आपने किसी स्टोन को फेंका, पहले उसकी वेलोसिटी 5 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये वेलोसिटी कम होती रहती है। तो इसका मतलब ये v फाइनल है जो वो छोटा है v इनिशियल से, इसका मतलब जो इसका नेट रिजल्टेंट आएगा, नेट रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ आएगा।
नेट रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आई और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी वो सेम बन गई। ठीक है, समझ आया। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी थी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड और ऊपर गई 4 मीटर पर सेकंड। तो जब मैं इनका डिफरेंस करता हूँ दोनों वेक्टर्स का, तो ये v इनिशियल नीचे की तरफ है, ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और ये फाइनल कितना था 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो नेट तो नीचे ही आएगा ना, 1 मीटर पर सेकंड नीचे। तो देखिए इस यहाँ से भी हमने देख लिया कि चेंज इन velocity, change in the direction of velocity should be equals to the velocity direction of acceleration. Change in the direction of velocity must be equal to the direction of acceleration. ये चीज़ समझाना चाहता था मैं। ठीक है, अब ये चीज़ थी जो आपको समझ आ सकती थी। एक चीज़ और देखिए, वो शायद आपको समझ ना आए बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए कि आपने एक धागा लिया, उसके साथ एक पत्थर बांध लिया, ठीक है ऐसे, और ये रेडियस आर है और ये स्टोन है और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे आप इसको घुमा रहे हो गोल 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 गोल। तो जो इसकी एक्सेलरेशन होती है ना, इस पे हम बहुत चर्चा करेंगे आगे जाके, सर्कुलर मोशन जब चैप्टर आएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि इसकी एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होती है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन किधर होती है, अंदर की तरफ। ये पूर्ण सत्य नहीं है, उसको भी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो कि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप समझिए इसको। तो इसकी चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए कि ये बॉडी पहले इनिशियल वेलोसिटी ये थी और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी होगी ये, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ठीक है, ये वी फाइनल। तो अगर मैं इसकी डी वी निकालूँ, चेंज इन वेलोसिटी, तो वो आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे। तो वी फाइनल किधर है, वी फाइनल तो है इधर, इस डायरेक्शन में वी फाइनल। तो वी इनिशियल का तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इसी को उल्टा घुमा देंगे ऐसे, ये वी इनिशियल आ गया। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना आता है तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में दोनों का। ठीक है, तो जो डी वी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और डी वी की डायरेक्शन सेम होती है। इसीलिए पहले मैंने ये एग्जांपल ली थी जिससे आपको समझ आ सकता है। इस एग्जांपल से, क्योंकि आपको फील ही नहीं आती कि एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा अभी तक। ठीक है, बट फिर भी मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे मेरे को सेट है कि भाई एक्सेलरेशन एंड डी वी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है। अब और देखिए जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हो तो उसके दो तरह के मोशन होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मोशन, टू टाइप्स ऑफ मोशन व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन। जब आप किसी पार्टिकल को फेंकते हो तो उसके दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और दूसरा होता है पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन कब होता है, व्हेन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर हैव सेम डायरेक्शंस, सेम डायरेक्शन। जब वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो वो स्ट्रेट लाइन चलता है। जैसे आपने किसी पत्थर को ऊपर फेंक दिया ऐसे ऊपर, तो इसकी सेम डायरेक्शन, सेम या एंटी पैरेलल, पैरेलल इसको ऐसे कहना चाहिए, सेम नहीं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। when velocity vector and acceleration vector have parallel और anti parallel directions। जैसे मान लीजिए मैंने एक पत्थर ऊपर फेंक दिया, इसकी वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन है नीचे जी वेक्टर ऐसे, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ करेगा, ऊपर जाके वापस इसी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ को इधर फेंका है वेलोसिटी वेक्टर v और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे इधर ही है एक्सेलरेशन, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा हमेशा। और अगर मान लीजिए आप किसी छत पे खड़े होके, ऐसे छत पे खड़े होके किसी चीज़ को ऐसे नीचे गिराते हो, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर नीचे है और इसकी एक्सेलरेशन भी जी जो नीचे है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन चलता है। तो जब भी आपके पास वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ करती है बॉडी। पैराबोलिक कब करती है, व्हेन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर हैव
सम एंगल बिटवीन देम। वो कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और इसने एक, इसी चीज़ को मैं एलैबोरेट करूँगा अभी। मान लीजिए कि इसने एक पत्थर फेंका ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, बट इस पत्थर की जो एक्सेलरेशन है वो है नीचे जी की तरफ। तो ये पत्थर है ना जो कुछ, वो कुछ ऐसे पाथ लेता हुआ आएगा नीचे। ठीक है, ये हम मोशन इन प्लेन में जाके इसको बहुत एनालिसिस करेंगे इस चीज़ का। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि जब भी वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर में एंगल होता है कोई, तो ये हमेशा पैराबोलिक पाथ करता है। इस चीज़ को हम अभी थोड़ा सा देखेंगे कि क्यों करता है, फिर उसकी पूर्ण स्टडी है जो आगे जाके मोशन इन प्लेन में करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपके दिमाग में और सेट होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ कब कब चीज़ें करती हैं। ठीक है, और देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए इफ़, अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर। जो मैं बोल रहा हूँ आप सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। ठीक है, इफ़ ए वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स वी वैक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? जब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है तो वेलोसिटी ज़ीरो होती है। ये सही है कि गलत है? सोचिए। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, ये गलत है। ऐसा नहीं होता कि जब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वेलोसिटी ज़ीरो है। मान लीजिए कि आप कार में बैठ गए, ठीक है, आप कार में बैठ गए यहाँ पे, और जब टी इक्स टू ज़ीरो पे इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है और इसकी वेलोसिटी कुछ मान लीजिए है। ठीक है, जैसे मैंने उस एग्जाम्पल में बताया था कि मान लीजिए कि कार है जो, वो एक कांस्टेंट, इसको आप छोड़िए, ऐसे मान लीजिए जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से, लगातार 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है इसकी, बट वेलोसिटी थोड़ी ना ज़ीरो है इसकी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो इफ़ एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो इट मीन्स वेलोसिटी ज़ीरो, ये गलत है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये तो हमें प्रैक्टिकली समझ आ गया। इसको भी देखिए, अगर v कांस्टेंट हुआ, इफ v इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? मैंने आपको बताया है। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ज़ीरो, है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? ज़ीरो। दैट्स वाई इफ v इज कांस्टेंट, dv वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो पहली बात। दूसरी बात, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इफ एक्सेलरेशन इज ज़ीरो मीन्स वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या, ये बात सही है कि गलत है? अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो v कांस्टेंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज, मे बी। ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, हाँ, यस, ट्रू, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। ठीक है, कभी कभी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कार रुकी हुई है तो वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो ये हो सकता है, बट ऑलवेज वाली चीज़ फॉल्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलवेज नहीं लिखा, ये मैंने लिखा कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है कभी? हाँ, हो सकती है। ठीक है, तो ये ट्रू है। आगे चलते हैं। इफ़ v वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, if v vector is equals to 0 for interval of time like t is equals to 0 या t is to 1 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो, ठीक है, ये मैं इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक कोई बॉडी रुकी हुई है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो? हाँ, ट्रू है, बिल्कुल सही है, ये सही बात है। ठीक है, इफ़ v वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए अगर वेलोसिटी वेक्टर ज़ीरो है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें मैं लास्ट जो चीज़ लिखना चाहता हूँ वो यहीं पे लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना अलग से। तो लास्ट चीज़ है जो इसमें, इफ़
v वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर एन इंस्टेंट। अगर एक छोटे से समय के लिए, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड के लिए वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, तो दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या ये सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा नहीं होता कि अगर बहुत छोटे समय के लिए अगर वेलोसिटी, यहाँ पे इसीलिए मैंने इंटरवल ऑफ टाइम लिखा था, अगर लंबे समय के लिए वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। बट अगर एक छोटे से सेकंड के लिए, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। एग्जांपल देखिए, जब आपने मान लीजिए एक पत्थर को ऊपर फेंका तो ऊपर जाते जाते एक जगह पे आके पत्थर रुक जाता है और फिर नीचे चलना स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही है एक तरह का, ठीक है, दिखने में मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप पत्थर ऊपर फेंकते हो तो ऐसे चलता है ना, पत्थर ऐसे ऊपर जाता है, फिर ये यहाँ से जाके वापस आता है ऐसे। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी स्ट्रेट लाइन में बॉडी चलती है और बॉडी पलटी मारती है तो उसकी वेलोसिटी एक जगह पे पक्का ज़ीरो होती है, पक्का 101%। तो ये बात नोट कर लीजिए मेरी, कि जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी और बॉडी पलटी मारती है, घूम के वापस आती है, ठीक है, तो वेलोसिटी पक्का ज़ीरो होगी एक जगह पे। बट एक्सेलरेशन के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन पक्का ज़ीरो होगी, ठीक है। और अगर बॉडी पैराबोलिक पाथ करती है तो उसको मुड़ने के लिए, अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए वेलोसिटी का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस बात को हम इलाबोरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर चल रही है बॉडी, इस पॉइंट पे जाके टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, बट एक्सेलरेशन अभी भी इस पे जी लग रही है, ठीक है। जब मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकता हूँ, जैसे इसको मैं ऊपर फेंकता हूँ, तो एक पॉइंट पे जाके यह रुक जाता है। जब जिस एक क्षण के लिए वो रुकता है, एक सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए रुकता है, उस टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। बट एक्सेलरेशन तो लगातार लग रही है, धरती माता लगातार खींच रही है, तो एक्सेलरेशन तो है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, आप खुद भी करके देख लीजिए। अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ तो ये वेलोसिटी ज़ीरो होगी एक समय के लिए, फिर उसके बाद ये एक्सेलरेशन इस पर हमेशा रहती है। तो देखिए ये ऊपर आया और फिर वापस गया, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ तक, और कल हम इसको नया पढ़ेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है मुझे पूछिए ज़रूर, मैं आपके सोल्यूशन दूंगा आपको। और जो मैंने बोली हैं चीज़ें, उन सब को आप लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है। जो जो बातें मैंने बताई हैं, मैंने बोला है, वैसे तो मैंने लिखने की कोशिश की है, बट जो जो बातें मैंने बताई हैं आप उन सबको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, ठीक है। थैंक यू।